या सक्रिय राजनीति में बदमाश रियासतें जैसा रियासत हैदराबाद, जूनागढ़, आपका कश्मीर के राजा हरि सिंह, ये बहुत चालाक थे। ये चाहते थे ये स्वतंत्र राज्य रहे। रॉबर्ट लॉकहार्ट जो भारत विरोधी माने जाते थे, यानी हिंदू विरोधी, रॉबर्ट लॉकहार्ट ये मौलिक रूप से हिंदू विरोधी माने जाते थे। निरंतर चाहते थे कि भारत में एक ऐसी समस्या पैदा कर दी जाए जो भारत के लिए हमेशा सिर दर्द रहा। तो विद्वान दिखाना चाह कि मैं अंतर्राष्ट्रीय छवि है मेरी, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, वो उन्हीं मुसलमानों का भरोसा करते थे जो कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी थी। एक कहावत मशहूर है कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान ना जा, तो यहाँ जो अच्छे हिंदू थे उन्होंने गाय की बिरयानी भी खिलाई। नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज फिर दिल्ली के सुप्रीम गेट के परिसर से बाहर ही हूँ। वहीं पे आज हमें फिर मुलाकात होगी हमारी सैयद हुसैन जी से, जो कि काफ़ी तजुर्बेकार, उम्र दराज, और उनके पास तजुर्बे का जो भंडार है वो कहीं ना कहीं जो मुद्दे चल रहे हैं देश में, जैसे वक्फ बोर्ड का मुद्दे के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी चीज़ें आपको उनसे सुनने को और जानने को मिली होंगी जो कोई नहीं जानता, ना उसके बारे में कोई बात करता है। अब मेन मुद्दा जो अभी चल रहा है, पहलगाम वाले मुद्दे से बात शुरू हुई है, मुद्दा कश्मीर का है, मुद्दा पीओके का है। ले दे के कश्मीर के ऊपर जो बवाल आज़ादी से लेके अब तक होता जा रहा है, और ये नासूर जो बना हुआ है, अब जिस तरीके से टारगेटेड, भारत सरकार कहती है टारगेटेड जो आतंकवादियों के ठिकाने थे वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक टाइप की, ओपनली की, दिन दहाड़े की, दिखा के की, मतलब दिन दहाड़े इन द सेंस पब्लिक के ही वहाँ से वीडियो आया कि यहाँ मार दिया, वहाँ मार दिया। उसके बाद उन पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से जो भी सिलसिलेवार बॉर्डर जगह पे हमला करना हो, फिर इनका बचाव करना हो, ये सारी चीज़ें चली। अघोषित युद्ध वाली सिचुएशन थी। और वहीं पे फिर पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या आता है, उसके बाद अब कल सीज़ फायर की बात करके इस चीज़ को रोकने की कोशिश की गई, और वहीं पर फिर से सीज़ फायर का उल्लंघन भी बदसूर जारी रहा। श्रीनगर से इस तरह की वीडियोज़ आने लगी। तो खैर ये मुद्दा जो है, एक्चुअल में जो कहानी शुरू और अंत जहाँ दिखाई देती है, उसके अंदर कश्मीर मेन मुद्दा है। और ये आतंकवाद का कारण, या जो भी लगा लीजिए, ये आज़ादी से जो बीमारी शुरू हुई है या जो इशू शुरू हुआ है, उसी के ऊपर थोड़ा सैयद हुसैन जी से समझने जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये चीज़ें हैं क्या, ये कितनी जानकारी रखते हैं और क्या चीज़ शेयर कर रहे हैं, और आप कहाँ तक क्या चीज़ समझ पा रहे हैं। तो आपके लिए, हमारे लिए जानने की बात है, और आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। सिलसिलेवार जैसे समझते हैं आखिर ये माजरा इशू है क्या, जो कि नासूर बना हुआ है, और देश में इसके वजह से हमेशा हत्याएँ, आतंकवाद और ये सारी चीज़ें चलती रहती है सिलसिलेवार, और जो इंडिया पाकिस्तान का मेल टसल का कारण ही ये मुद्दा बना हुआ। सुनते हैं सैयद हुसैन जी को सिलसिलेवार तफसील से ज़रा समझाइए, आज़ादी से लेके अब तक ये जो बीमारी नासूर बन गई। भारत का ये दुर्भाग्य रहा, 1947 में मुसलमान की आबादी भारत में, अखंड भारत में 18% थी। 30% भूमि पाकिस्तान के नाम पर काट कर दी गई। उसके बाद जो अलग अलग रियासतें थी, स्वतंत्र राज्य, उन्हें ये छूट दी गई, वो चाहे तो स्वतंत्र हैं, या कुछ भारत में मिल जाए, कुछ पाकिस्तान में मिल जाए। उनमें से सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली या सक्रिय राजनीति में बदमाश रियासतें जैसा रियासत हैदराबाद, जूनागढ़, आपका कश्मीर के राजा हरि सिंह, ये बहुत चालाक थे। ये चाहते थे ये स्वतंत्र राज्य रहे। लेकिन चूँकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में हजारों साल के बाद भारत के हिंदू को थोड़ा आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी का लाभ उठाने की और मजबूरी, दुर्भाग्य देखिए, जब कश्मीर का पाकिस्तान ने कहा अगर साहब ये तो कबाइली हैं, भारत की, पाकिस्तान की सेना नहीं है। उस वक्त भारत के थल सेना अध्यक्ष रॉबर्ट लॉकहार्ट, जो भारत विरोधी माने जाते थे, यानी हिंदू विरोधी, तो सबके नाम इसी प्रकार जो अन्य रॉय बूचर, पाकिस्तान के थे 2 अधिकारी। उन दोनों अधिकारी का नाम था फ्रैंक मैसरी और डगलस ग्रेसी। ये डगलस ग्रेसी महोदय जो थे, ये पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली, लगभग ऐसा महसूस होता है कि शायद वो उनकी उम्र के भी समानांतर थे। अच्छा। और विशेष रूप से डगलस ग्रेसी का जन्म जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ था। इनके पिता कभी
किसी विभाग में अधिकारी थे। आप भी मुजफ्फरपुर से? मैं भी मुजफ्फरनगर का ही रहने वाला, लियाकत अली भी मुजफ्फरनगर के। की बात है जब जैसा हाँ। भारत का विभाजन हुआ 18% के अगेंस्ट, यानी 18% मुस्लिम आबादी थी, 30% भारत की भूमि काट कर दी गई पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर। उसके बाद इन्हीं जो अंग्रेज अधिकारी थे उस वक्त के बड़े सेना के, जिनमें फ्रैंक मर्सी पाकिस्तान और भारत के थे रॉबर्ट लॉकहार्ट, ये मौलिक रूप से हिंदू विरोधी माने जाते थे। ये चर्च के प्रभावी आदमी थे, क्रिश्चियन थे, सीएनआई जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसके मेंबर थे। ये निरंतर चाहते थे कि भारत में एक ऐसी समस्या पैदा कर दी जा जो भारत के लिए हमेशा सिर दर्द रहा। हिंदुओं से नफरत का कोई खास कारण समझ में आता है आपको? हिंदुओं से नफरत का खास कारण ये था, ये बड़ा दुर्भाग्य है हिंदू का, वो पोलाइट होने के बाद भी उसने ईसाइयत को, इस्लाम को, सभी को अपने यहाँ जगह दी। लेकिन जो भी भारत में इस्टेब्लिश हो गया वही मौलिक रूप से हिंदू धर्म के खिलाफ रहा। यही तो कह रहे हैं, ये जो आज कन्वर्ट के ये भी ईसाई वगैरह में ज़्यादा आते हैं। आज भी अगर आप भारत के अंग्रेजी अधिकारियों का देखें, वो ज़्यादातर ईसाई पादरी भी थे और अंग्रेज भारत में कलेक्टर भी वही रहते थे रेस पे। अब हम आते हैं मुख्य विषय जो कश्मीर का आप बार बार उठा रहे। कश्मीर का विषय यह था, कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत थी जिसके राजा हरि सिंह, सत्य में वो वास्तव में वो चाहते नहीं थे भारत के साथ विलय, वरना वो बहुत आसान था। वो भी होशियारी दिखा रहे थे, क्योंकि हिंदू का एक कमजोरी, वो अपने आप को विद्वानता का आधार पर वो अपने आप को विद्वान दिखा के दिखाना चाह कि मैं अंतर्राष्ट्रीय छवि है मेरी, मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। वो उन्हीं मुसलमानों का भरोसा करते थे जो कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी थी। बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, ज़्यादातर पदों पर हिंदू थे, क्योंकि डोगरा रेजिमेंट, डोगरा ही अधिकारी, ब्राह्मण बड़े अधिकारी। जिसके मिथक को तोड़ने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने उसका सहारा लिया और कश्मीर में कबायली बनाकर, यानी सलवार कुर्ता और हथियार देकर पाकिस्तान की मुस्लिम सेना को कश्मीर में उतारा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे उस वक्त के फ्रैंक मर्सी और डगलस ग्रेसी। ये दोनों, ग्रेसी का जैसा मैंने बताया मुजफ्फरनगर में ही जन्मे थे। एक इन्हीं के ब्रांड के थे गवर्नर सिंध। 1932 के हिंदू मुस्लिम दंगे में वो कानपुर के जिलाधिकारी थे। तो ऐसे छांट के सौभाग्य से पाकिस्तान को अधिकारी मिले जो कभी ना कभी भारत में हिंदू के विरोधी, सांप्रदायिक दंगों के विशेषज्ञ, हिंदुओं को प्रताड़ित करने के विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट थे जो स्पेशलिस्ट थे। तो कुल मिलाकर अगर मैं मोटा मोटी इस चीज़ को इतना मैं समझूं जी, तो अंग्रेजों का ही बीज बोया हुआ है और अंग्रेजी आज वो अंग्रेजों फायरी कर रहे हैं, मतलब अंग्रेज ही खेल रहे हैं। अंग्रेजों ने जो पाकिस्तान का जन्म, मतलब एक जेनेसिस ऑफ द पाकिस्तान, उसके पीछे अंग्रेजी एक मानसिकता थी, मुसलमान उनका एक इंस्ट्रूमेंट था, प्यादा कह लीजिए। हाँ, वो प्यादा तो भाई संपन्न लोग हैं, चलते हुए आदमी पर हमला कर दें। तो कश्मीर की उस स्थिति को समझने के लिए आपको ये जाना पड़ेगा कि 18% आबादी होने के बाद 30% भूमि मिली। कश्मीर की भूख फिर भी उनकी नहीं भूखी, खत्म हुई। आज 90 लाख शायद वो कुछ वर्ग, मतलब ज़्यादातर पाकिस्तान के पास है, कश्मीर का हिस्सा भारत के पास कम है। अच्छा, उसके बाद भी जो इधर का पाकिस्तान, मतलब भारत के कश्मीर का मुसलमान है, वो संपन्न, समृद्ध, लेकिन भावनाएं कहीं ना कहीं उसकी अटैच रहती हैं कहीं और। देख लो, ये सैयद साहब कह रहे हैं, जो चीज़ फैक्ट है उनके ऊपर बात करते हैं, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, बात जो है फैक्ट, चाहे आप किसी पक्ष में हो, जो चीज़ सच्चाई है उससे आप वो नहीं मुड़ सकते। सॉरी सर, कहिए। ये एक ऐसी व्यवस्था भारत के लिए उभर कर आई जिसका कोई समाधान आज किसी के पास भी आज भी नहीं है। उसके बाद जब भी भारत के हिंदू के पास कोई अवसर आया या भारतीय सेनाओं के पास कोई अवसर आया, तो उन सेनाओं को ऐसे टाइम पर मजबूर किया गया। आप 65 की लड़ाई ले लें, मैंने अभी 48 का बताया, भारत की सेना ने जाकर उन्हें श्रीनगर पर रोका कबायलियों को, तो वो भारत का हिस्सा बन गया। तभी उसे फिर माननीय नेहरू जी यूएनओ में लेके चले गए, यूएनओ में हुआ प्लेबिसाइड होगा। अब भारत सरकार जनमत से डरती है, क्यों है वो? इसलिए डरती है क्योंकि मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में वोट करेगा, अगर पाकिस्तान के नहीं तो स्वतंत्र राज्य के पक्ष में वोट करेगा। बस दो ही करेगा। अब आप अगर एक खरगोश कुत्तों को देखकर शिकार ना होने के कारण अपनी आंखें बंद कर ले, तो शिकार तो उसका फिर भी करेंगे कुत्ते। कबूतर को
तो देख के कबूतर बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले तो उससे बिल्ली कोई थोड़ी फायदा करेगी। नहीं हाँ, होता। वही बात है, सही बात तो कश्मीर का मुसलमान या तो स्वतंत्रता के पक्ष में या पाकिस्तान के पक्ष में। है। अब आप समझ भार- सकते हैं जो चीज़ें भारत- चल रही हैं मीडिया भारत में। अब मान लो कुछ आप नमूने उठा लाए, हम्म, साहब ये भारत ये तो तैयार किए जा, इन तैयार किए हुए माल का कोई जीवन नहीं होता। ये तो साल 2 साल 10 साल चले, जब इन्हें पद से हटा दिया गया ये फिर वहीं जाने, ये स्प्रिंग सिस्टम है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कश्मीर का आप विषय बार बार उठा रहे, कश्मीर में कभी आतंकवाद बंद नहीं होगा। क्योंकि सपोज 150 किलोमीटर चल कर बेलगाम में पाकिस्तान से आए पहलगाम में, उन 150 किलोमीटर चलने में कम से कम 2 दिन उन्होंने कहीं खाना भी खाया होगा। ये बात तो सर अब बच्चा कह रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कहीं ना कहीं उनका सहयोग है। पर मैं कह रहा हूँ कि ये वहाँ के जो नेता हैं, लोकल स्टेट जो है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और वो महबूबा मुफ्ती हुई और भी हैं कई जो जिनका रहा है सिलसिलेवार राज वहाँ पे, ये भी किस पक्ष में, उन्हीं की भी राय वही है जो आप कह रहे हो सबकी राय? उनकी राय यहाँ 1990-91 में जब वहाँ से ब्राह्मण भगाए गए थे तब भी इन्हीं की सरकार थी, हाँ, नहीं इन्हीं की पुलिस इनकी थी। सोच भी वही है क्या, जो कहते हैं कि जब राजनीति है ये कोई किसी के पास माइक्रोमीटर नहीं लगा हुआ कि वो अति सूक्ष्म विश्लेषण नहीं, कर। जैसे ये कहते हैं जी पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, ये फारूक अब्दुल्ला के बयान है शायद। महबूबा मुफ्ती कहती है कि आप धारा 370 पे हाथ लगाओगे, हटो हाथ झंडा उठाने वाला, मतलब कहीं ना कहीं सोच वहाँ पे। अब जब ये गोलाबारी हो रही थी तो अब चिंता हो रही थी कि मर रहे हैं दोनों तरफ। आप उस सत्य को स्वीकार करो, कश्मीर दोनों तरफ से कितनी शादियाँ इलीगल प्रतिवर्ष होती होंगी जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, उसकी गिनती कैसे करेंगे आप? दूसरे वो हिल एरिया, वहाँ आप तार लगा लें ये भी संभव नहीं है। फिर वहाँ 7 बड़ी नदियाँ, चिनाब, झेलम, सिंध, सतलज, ये सब कश्मीर से निकल रही। अरे वाह, किसी भी नदी के तटीय मुहाने को, यानी उसका जो इलुवन डुलुवन डूबक क्षेत्र है, उसमें आसानी से बाढ़ कौन लगा सके? कोई देश नहीं लगा सकता। इसलिए उसमें को आना जाना ये बहुत आसान है। वो तो नॉर्मल शहरों में जब होती है नाकाबंदी, जब सिक्योरिटी का टाइम क्या होता है, बाद में क्या होता है। अच्छा, आप अधिकतम मान लो, हम ये मान लें 3 लाख पुलिस भारत की कश्मीर में, जैसा मुसलमान आरोप लगा, 1 लाख पुलिस है वहाँ की, 4 लाख वहाँ की आबादी कम से कम 2 करोड़। तो 2 करोड़ के कितने आदमियों को वॉच कर सके पुलिस? कितने आदमियों की देखभाल कर सके? जिसमें इतने जंगल, नदी, पहाड़ी क्षेत्र, ये काम संभव नहीं है। रही अब युद्ध विराम हो गया, आतंकवाद विरोध विराम तो नहीं हुआ। कहाँ लिखा है आतंकवादी विरोध? एक दुर्भाग्य देखो, महामहिम ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री से बात कर रहे, उच्च अधिकारी प्रजातांत्रिक लोगों से बात कर रहे, पाकिस्तान में वहाँ के क्या नाम है प्रधानमंत्री का वहाँ के, उससे बात कर रहे, और मुनीर साहब से बात कर रहे वहाँ के थल सेना अध्यक्ष। इसका मतलब वहाँ फर्स्ट या सेकंड जो पावर है वास्तव में वो मुनीर ही। भारत में वो शक्ति जो या तो IFS के पास है, इंडियन फॉरेन सर्विस के, यानी विदेश सचिव करेंगे, विदेश सचिव बताएंगे, हमारा एम्बेसडर वहाँ UN बोलेगा, पाकिस्तान की सेना बोलेगी। हमारी सेना को प्रजातांत्रिक आदेश लेने में समय लगेगा, वहाँ की सेना को आदेश लेने में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनके कमांडर का आदेश अंतिम। वहाँ की सरकार का मंत्री, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री सब उस पर सिर्फ साइन करेंगे। वो कहते रहे हैं इधर सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उधर गोलाबारी चल रही है, तो कह रहे हैं कंट्रोल ही नहीं है। वो तो ऐसा ना, उनकी सीज फायर युद्ध विराम सेना के साथ तो नहीं हुआ, वहाँ की सरकार के साथ हुआ, आतंकवाद के साथ नहीं हुआ, सेना के साथ नहीं हुआ। वहाँ की आतंकवादी सेना जो आतंकवाद की प्रशिक्षण प्राप्त हाँ, तो अब आप एक आतंकवादी प्रशिक्षण जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया, वो हो सके हमारे एक सेना के सिपाही से थोड़ा शारीरिक रूप से कमजोर हो, बाकी ट्रेनिंग तो उसकी वही दे रहे। 1947 से पहले दोनों देशों की ट्रेनिंग एक थी। पहाड़ी क्षेत्र की आतंकवादी की ट्रेनिंग तो हमसे अच्छी दी जा। तो अच्छा, ऊपर से धार्मिक भावनाएं भड़का के उसके इमोशनल अटैचमेंट ऐसा कर दिया जाए, उसे दीन के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, वो मरने और मारने, मर गया तो जन्नत में जाकर, जिंदा तो यहाँ जीवन। जन्नत की चिंता है, यहाँ की चिंता नहीं है। मतलब जन्नत में मिला ना मिला, क्या मिला तो कोई नहीं जानता, यहाँ तो दिख रहा है। देखिए, उसके परिवार को एक मुश्त में इतना पैसा दे दिया जाए, इसलिए उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी। मान लो उसको 5 बच्चे, 5 बच्चों का अगर उसका ये बैठक जीवन भर के शिक्षा दीक्षा, उसके 5 करोड़ रुपए बैठे, तो 5 करोड़ रुपए क्या आतंकवाद के लिए? कुछ नहीं भाई। भारत की सरकार अगर एक शहीद होने पर सिपाही को 1 करोड़ रुपया दे रही, तो सारे में चर्चा होगी 1 करोड़ रुपए का अनुदान सैनिक को दिया, और ये नहीं बताने कि 5 करोड़ का अनुदान
किसी आतंकवादी के इस तरह के कृत्य के लिए 5 करोड़ तो रुपए, यही obvious बात है, तभी तो जाएगा कोई भी वो आतंकवादी इसीलिए तो जाते हैं वो। अच्छा, रही प्रशिक्षण केंद्र, वही प्रशिक्षण केंद्र, वही बिना धुएं की फैक्ट्री, उनमें धुआं नहीं उठता, वे दीनी मंदिर से। अच्छा। इसलिए वो एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें पैसा आता है, उसमें लागत कुछ नहीं होती। अच्छा, भाई आप कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, उसमें फिर आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर उसकी सेल करने की भी एक समस्या। मार्केटिंग, सेल सब होगा, सब पूरे साइकिल। और दीनी मदरसा एक ऐसी बिना धुएं की फैक्ट्री जिसमें सिर्फ पैसा आता है और माल जाता है, और माल अपने ठीक रेट पर जा, उसकी कीमत, उसके एक आतंकवादी की कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए है। तो अभी जैसे दावा किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा कि जैसे इन्होंने आतंकवादी जो किया काम, पहलगाम में मारे टारगेटेड, और फिर हम पूछा है सब, उसके बाद जो इन्होंने जो एक तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो कह रहे हैं वो जो सेना की अधिकारी हैं लेडी, जो एक कुरैशी और एक भूमिका करके दोनों का जो नाम आ रहा है, तो इन दोनों ने जो बिल्कुल सटीक ठिकाने पे अटैक करके किया है, नुकसान है कि ये भी सब हवाबाजी है, जैसे मीडिया में बता रहा है ये हवा है। भारतीय सेना बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदी नहीं है पहले से ही। हाँ, ये इतिहास है इनका, चाहे वो आप 48 का वो ले लें, 62 की, मतलब 62 में इंसाफ की डगर पे बच्चे दिखाओ चल के। 62 में हमने ये स्वीकार कर लिया था कि नहीं भाई हम चीन से बहुत अड़के, हाँ। क्योंकि जब हम पर था ही नहीं कुछ, तो अगर हम मान लो कमजोर हो तो हाँ, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। मान लिया तो फिर। लेकिन आज ये भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि भारत खाद्यान्न, दवाई, इंडस्ट्री, कोई अगर ये सोच रहा तो वो 4, 5वें नंबर से कहीं कम नहीं है। कम से कम पाकिस्तान से तो अगर कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान के बारे में तो ये ब्रिटिश पीरियड की रिपोर्ट थी, जो 9 जिले पाकिस्तान के पास हैं, अगर वो ठीक से अनाज पैदा कर दें तो पूरा देश आसानी से पूरे साल खा सके। आज वही 9 जिले उन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पूरा नहीं पाट पा रहे कि हूँ भारत से मंगावा या विदेश से मंगावा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यशाली है। तो पंजाब का जो वो हार्ट ऑफ द लैंड थी, पंजाब की मेजर, भारत के हिस्से में कौन सा आया था? गुड़गांव रेगिस्तान, हिसार रेगिस्तान, करनाल रेगिस्तान। उस इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन में भी आप देखिए, जो कहावत मशहूर थी, जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। लाहौर के डेयरी विभाग करनाल में, हिसार में लाहौर से आया, गेहूं संस्थान लाहौर से आया, धान संस्थान लाहौर से आया, डीएवी कॉलेज अम्बाड़ा, पूरा का पूरा कॉलेज लाहौर से आया था, सारा स्टाफ वहाँ से आया था। लाहौर यूनिवर्सिटी के डीएवी कॉलेज लाहौर में 1947 में 113 विभाग थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मात्र 65 विभाग थे। इतना बड़ा कॉलेज लाहौर डीएवी कॉलेज था, एक संस्था थी पूरी। बाकी ऐसा कोई संस्थान किसी तरह का संभवतः नहीं था, चाहे वो मतलब जानवरों का हो, खेती का हो, आदमी का हो, जो लाहौर में नहीं था। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। तो ये कश्मीर एक ठिकाने, ऐसी, हाँ, ठिकाने तो खत्म किए हैं आतंकवादियों के। कश्मीर भाई ठिकाने क्या हैं? पहाड़ी क्षेत्र। जैसे मसूद बता रहा है मेरे बच्चे मार दिए, फैमिली मार दी, रो रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मार दिए, ये सब क्या बनावटी है क्या? सही मरे हैं। आप एक बात बताओ, अब ये भी पता नहीं है उसने, भाई साहब ने 4 निकाह कर रखे हों, तो एक बीवी के बच्चे मर गए हों तो एक जगह थोड़े रहते होंगे, 4 जगह रहते होंगे। वही बात। अब ये आप ये कैसे तय कर रहे? मान लो हम, भारत सरकार कह रही है कि भाई हमने उसके बच्चे सरगोदा में, सियालकोट में, आपके लाहौर में, अरे एक संस्थान में तुमने मान लो 9 जगह बच्चे मार दिए, और आपने बताया कि हमने इन 11 आतंकवादियों के, 11 टेररिस्ट, जो 11 आइडेंटिफाइड दीनदार मौलाना, उनके बच्चे, अरे उनका ये भी तो देखो, 4-4 बीबी के अलग अलग बच्चे कहाँ रह रहे थे भाई? हो सके एक ही परिवार का आपको पता हो, तो उन्हें आप कैसा ख़त्म कर देंगे? तो पूरी तरह से ख़त्म ना करना भी एक नासूर है, तो फिर और बीमारी ज़्यादा होगी। नहीं, बदले के भावना। आप तो हिंदू मैथोलॉजी में तो यह है कि हम जो राक्षस हो वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, उसे एक मारोगे 70 पैदा होंगे। तो राक्षसों का तो ये एक इतिहास है। अगर आप उन्हें ये मान रहे कि वो बुराइयाँ, तो बुराई इधर तो दावा कर रहे हैं जी, पीओ के ले लो, पीओ के ले लो, कैसे पीओ के? अभी तो भारत सरकार ने इस 4 दिनों के लड़ाई में भी ये घोषणा नहीं की थी कि हम पीओ को छीनेंगे। हाँ, तो कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, मीडिया, सोशल मीडिया और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में आप उसे स्वतंत्र करा सकें, कब्जा करके फिर छोड़ना पड़ेगा। ये इस तरह का प्रोपगंडा, इस तरह की बात रखना शोभनीय नहीं है। पर कब्जा करा के छोड़ना भी तो मतलब वो भी जीती है। हमने 1970 में बहुत भारी लागत हमारे टिकट पर, रेलवे पर, खाने पर, हर होटल पर बांग्लादेश का कर था, यानी 25 पैसे 50 पैसे इकट्ठे किए जाते थे। हमने जैसे तैसे करके बांग्लादेश को आज इस स्थिति में लाए। आज वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ सबसे पहला खड़ा। तो भारत किसके साथ खड़ा हो? भारत की तो एक मौलिक समस्या, भारत के खिलाफ तो सब खड़े। आप चाहे बांग्लादेश ले लें, अफगानिस्तान ले लें, पाकिस्तान ले लें। अफगानिस्तान टेम्परेरीली भारत के साथ अब, तभी फिर वहाँ के पाकिस्तान के मौलाना उन्हें फिर भगा लें,
वो फिर पाकिस्तान के साथ हो जा। अब यहाँ भी देख रहे हैं जो मुस्लिम हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं या उस तरह के हैं, जो उनको कोई लेना देना नहीं है, कमाया खाया डेली लेबर टाइप या उस तरह के कम, उनकी सोच भी वही है, पाकिस्तान अभी- जिंदाबाद। अभी एक पाकिस्तान के नाम पर मुजफ्फरनगर में एक डॉक्टर साहब का भाई, एक संपन्न परिवार का लड़का जेल गया कल ही। हाँ। वो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। कुछ ऐसा जो शायद जिंदाबाद कह देते हो, कुछ ऐसा जो मन में रखते हो, कुछ ऐसा जो शायद मन से भी अंदर रखते हो, कि मन पर भी दिखाई ना दे जाए। तो ये यही कह रहे हैं, ये फिर मनसा क्या है, ये यही तो समझ में आया आखिर ये चीज़ें दोगलापन कब तक झेलना पड़ेगा, ये हमेशा की बीमारी है क्या ये? कोई भी धर्म जो है, कोई भी मतलब विशेष रूप से इस्लामिक जो बेसिक सिद्धांत है, उन्हें आप बदल नहीं सकते चाह के भी, क्योंकि इस्लाम की तो जो क्या वो हिंदू से नफरत करना सिखाता है इस्लाम? कौन? आप हेरात से लेकर और भारत तक जहाँ ये दिखाई दे, जैसा ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक जगह कोट इस्लाम, उसका PDF पुरानी हिस्ट्री निकाल लें तो कोट काफिर। जहाँ भी आप निकालेंगे, जैसा मुल्तान है, पाकिस्तान का बड़ी जगह, मुल्तान का पुराना नाम निकाल लें, उससे पहले उसका नाम कर्णपुरी था, उससे पहले प्रहलादपुरी था, आज वही मुल्तान है, जो कि वहाँ एक मुल्तान नाम के पीर साहब दफन हुए थे। तो ये तो आप किसी शहर का नाम, अच्छा लाहौर का लौक उसके नाम से सबको पता। रावलपिंडी का बदल के इस्लामाबाद कर दिया। भारत में कहीं नाम बदलते हैं तो एक संविधान खतरे में पड़ गया। यहाँ घर वापसी की बात होती है, वो कहते हैं बदल दिया, संविधान संकट में आ जा। तो ये भारत की एक बड़ी विचित्र समस्या है, जिसका कोई समाधान संभवतः अभी नज़र नहीं आता, क्योंकि संविधान, सरकारें आवेंगी जाती रहेंगी, संविधान के अंदर रहते वो काम करेंगे, और संविधान उन्हें ये अनुमति नहीं देगा जिस तरह की कल्पना यहाँ का हिंदू करता है, अखंड हिंदूवाद, अखंड राष्ट्रवाद, मजबूत राष्ट्रवाद, वो नाम मात्र का राष्ट्रवाद है, बोलने तक का सीमित है, बोलने तक का सीमित। इसके लिए लंबा शासन चाहिए मुझे लगता है, सत्ता प्राप्ति का लंबा शासन नहीं है, उसके लिए मन स्थिति चाहिए भाई साहब। जैसा माननीय योगी जी बहुत जैसे इन्होंने हजारों साल राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने किया, ये भी एक कारण रहा कि जब पीढ़ियाँ बीत जाएंगी, 10-10 पीढ़ियाँ, तो फिर बहुत चीज़ें आपको हिंदू की एक अपनी कमजोरी भी है, उसे सेकुलर बनने का, इंदिरा गांधी बनने का शौक। इंदिरा गांधी के टाइम ही हुआ है सेकुलर बनने का, कीड़ा बता रहे हैं। नहीं, ये तो 1947 में भी एक कहावत मशहूर है कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान ना जा, तो यहाँ जो अच्छे हिंदू थे उन्होंने गाय की बिरयानी भी खिलाई थी। ये हर काम करते हैं। इन्होंने एकात्मक भाव दिखाने के लिए, भारत को एकीकृत करने के लिए नकली ड्रामे बहुत किए पहले से ही, और ये निरंतर करते आ रहे हैं। मैं आपको अनेक उदाहरण बताऊं। इसी फारूक अब्दुल्ला का बाप शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान का कभी गुणगान करता था, कभी भारत का। भारत सरकार चाहती तो इसे 1948 में जब जितना हिस्सा बच गया था उसे ही एकीकृत करके भारत का एक राज्य अलग घोषित कर देती। कहने लगा कहें के लिए तुम 70 कहाँ की तुम्हारी 135 है, ऐसा ख़त्म कर देती। जो आज इस स्थिति में ख़त्म करना पड़ा, उस वक्त वहाँ जाकर जो हिंदू बड़े उद्योगपति थे वो अपने इंडस्ट्री लगाते, शायद वहाँ की डेमोग्राफी बदल जाती। बंगाल की डेमोग्राफी में मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था, मालदा टाउन, जो आज मालदा सबसे बड़ा सिर दर्द मुर्शिदाबाद, ये पूर्वी पाकिस्तान का 3 दिन तक हिस्सा रहा था। 14 अगस्त, 15 अगस्त, 17 अगस्त में भारत को वापस मिला था। आज वहाँ की डेमोग्राफी बदल कर आज वहाँ का जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुआ, उसमें 65% से ऊपर मुस्लिम है। तो हिंदू का है क्या वहाँ? हिंदू को उभरने कौन देगा? अभी मुर्शिदाबाद के दंगे आपने देखे। अरे भाई, हिंदू अलावा पिटने के वहाँ करेगा क्या? रहेगी बात कुछ कांग्रेस में, कुछ दूसरे दलों में। साहब मैं भी तो वहाँ से जीत का आता हूँ। अरे थोड़े दिन जीत ले, थोड़ा बहुत इलेक्शन का एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिसमें तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा कुछ मुस्लिम के अपने काम, उन्होंने कहा ये जाके यार ये दिल्ली जाकर हमारे काम हो जाएंगे। इसके अलावा उसके अंदर कोई ऐसी भावनात्मक उनके लगाव, वो नहीं संभव है। ये तो एक अथा सत्य भी है कि अधिकारी जो हैं वो लगातार रहते हैं, मतलब सिस्टम लगातार रहता है, नेता ज़्यादा रहते हैं। 5 साल वो जीत गया, 5 साल वो जीत गया। दूसरी बात ये, जब तक यहाँ भारतीय व्यवस्था में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी जीवित हैं संवैधानिक व्यवस्था में, हिंदू का मतलब जो हिंदू का राष्ट्रवाद जैसा वो चाहते हैं वो संभव ही नहीं है। ये जब चाहेगा रेल के गार्ड की तरह उसकी ओवर स्पीड होते ही पीछे से हवा निकाल देगा। जब हिंदू के पक्ष में कोई बात आवा तो ये कानून उठा लावा, जब हिंदू के खिलाफ हो तो तब ये देखा सब परिस्थिति यही चल रहा है, ये लगातार चलेगा। तो कैसे देख रहे हैं जो अभी हुआ पहलगाम, फिर उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक टाइप, फिर उसके बाद अब इनका मैंने आपको 1900 क्या निकल रहा है, मैंने लगातार 1947 के बाद का आपको बता, ये ऐसे ही चलता रहेगा। कश्मीर हिंदू से खाली हो गया। अगर सरकार की इसी तरह की ढुलमुन नीतियाँ रही
जम्मू खाली हो जाएगा। ये हिंदू, अच्छा फिर दूसरा एक और भी, हिंदू रजिस्टर भी करना नहीं चाहता। अब अगर मैं एक छोटी सी बात पूछूं, मान लो मरने की अगर स्थिति होती, भाई पहलगांव में सैकड़ों हिंदू भी थे, 25 आतंकवादी थे, शायद वो अनएनिमस एक मत से अगर हमला करते 25 मान लो 100 मरते, 100 लड़के भी थे जवान। यार इतना हिम्मत किसी को हो नहीं पाती। तो मोहल्ले में भी मान लो अगर कोई आ जाए और 10 आदमी कॉल करके आपस में करें कि भाई एक साथ निकलो, तो हो सकता है वो कॉल करने वाला पहले निकले या वो दोनों नहीं निकले। परिस्थितियों ने हिंदू को हिंदू का आराम परस्त बना दिया। उसने भारत में हथियार रखना, भारत में अपने आप को मजबूत करना ही छोड़ दिया। आप उसकी विचित्र स्थिति, जो आप जिस बात को आप ये कह रहे हैं कि नहीं कर नहीं सकते थे, ये स्थिति 1947 का पहले का इतिहास पढ़ेंगे, जहाँ हिंदू कमजोर था, संख्या में कम था, वहीं ताकतवर था। पंजाब में हिंदू लड़ा, बांग्लादेश में हिंदू लड़ा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब वो चूंकि अपने देश में आ गए, उसने कहा हथियार की कोई जरूरत नहीं, अब साहस की कोई जरूरत नहीं, हमारे लिए 5 सिपाही बैठे थाने में। अरे एक थाने में 50 गाँव, 5 सिपाही क्या करेंगे? उसने अपना काम ही छोड़ दिया, उसने अपने दायित्व का निर्वहन करना छोड़ दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सही जी, आपने जो बात कही है, कहीं ना कहीं हिंदू ही अपनी समस्या के लिए जिम्मेदार है। मतलब कमजोरी का नाम अहिंसावादी। निश्चित। तो दोस्तों सुनिए आपने काफ़ी चीज़ें, तजुर्बेकार हमारे सैयद हुसैन जी, अक्सर कभी मुलाकात हो जाती है, जो जानकारी इनके पास है वो फैक्ट के ऊपर है, और आप खुद इन चीज़ों को रिसर्च करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जब भी कोई मुलाकात होगी, किसी न किसी मुद्दे पे बात होगी, तो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आपको कैसी लगी इनकी बात? आपने सुनी, सारी तथ्य वाइज सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियर किया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। हम प्रयास करते हैं ऐसे ही अनुभव साझा करने को, आम आदमी की बात आम आदमी तक पहुंचाने की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।